हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम करेंगे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट द पीसीए, जिसको हम इन शॉर्ट बोलते हैं। 1988 का एक्ट है। इसके अंदर जो मेजर अमेंडमेंट आई थी वो आई थी 2018 के अंदर। तो उस अमेंडमेंट के साथ ही हम इस केस को पढ़ेंगे। ठीक है, सॉरी, इस एक्ट को पढ़ेंगे, मैं केस बोल रहा हूँ। इसके अलावा अगर आप अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं जुडिशरी की, आ, किसी और एग्जाम की, एपीओ की, ठीक है, या किसी एंट्रेंस की, तो उसके लिए आप मुझे, जो आपको नीचे नंबर स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है उसके ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। और अलग से हम एक सीरीज चला रहे हैं यूपी एपीओ के एग्जाम के लिए, तो उसके लिए भी आप मुझे फॉलो करते रहिएगा, वो हम यूट्यूब के ऊपर पूरा कवर कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट द पीसीए, जिसको हम इन शॉर्ट बोलते हैं। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी और ये किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, इस बेयर एक्ट से तो हम पढ़ेंगे कि क्या चीज है, लेकिन इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्या और ये किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है, ये समझना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। तो देखो, जो पीसीए है, जिसको इन शॉर्ट हम पीसीए बोल रहे हैं, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, ये क्या कर रहा है? द पीसीए जो है क्रिमिनलाइज कर रहा है, यानी कि सजा दे रहा है। ये क्रिमिनलाइज कर रहा है किस चीज को? अगर आप क्या करते हो, एक्सेप्ट करते हो, आपको एक्सेप्ट करने से रोक रहा है। किस चीज की एक्सेप्टेंस है? ग्रेटिफिकेशन। ग्रेटिफिकेशन मतलब क्या होता है कि जैसे आपने किसी से कोई पैसा ले लिया, आपने किसी से कोई गिफ्ट ले लिया, तो उसी को हम ग्रेटिफिकेशन बोलते हैं। ग्रेटिफिकेशन एक तरीके से अपने सेंसेस को सेटिस्फाई करना गलत तरीके से, उसी को हम सेंस ग्रेटिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो ग्रेटिफिकेशन किया जा रहा है, इसको क्रिमिनलाइज कर दिया। ठीक है, अदर देन एक्सेप्टेंस ऑफ लीगल रेम्यूनरेशन। अगर आप अपनी लीगल रेम्यूनरेशन ले रहे हैं, जो आपको लॉ बोलता है कि हाँ आपको इतनी सैलरी मिलनी चाहिए या ये फीस मिलनी चाहिए या ये चीज मिलनी चाहिए, तो ठीक है। अगर आप लीगल रेम्यूनरेशन के अलावा कोई ग्रेटिफिकेशन ले रहे हैं, और आप कौन है? पब्लिक सर्वेंट। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि पब्लिक सर्वेंट के लिए इसको क्रिमिनलाइज किया गया। और पब्लिक सर्वेंट कौन होता है, इसकी डेफिनेशन अभी हम देखते हैं, वो एक केस के अंदर समझाई गई, देन हम फिर बेयर एक्ट के ऊपर आएंगे। ठीक है, which is paid by their employers in connection with the performance of their duties। कि भाई अगर आपका एम्प्लॉयर जो आपको पे करना है बीइंग अ एम्प्लॉई, अगर आप पब्लिक सर्वेंट है तो, और वो लीगली उन्होंने जो पे करना है वो ही आपको मिलना चाहिए। इसके अलावा अगर आप कुछ भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, किसी भी तरीके की ग्रेटिफिकेशन को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो उसको क्या बोला गया इस एक्ट के हिसाब से? क्रिमिनलाइज कर दिया गया कि आप ऑफेंस कमिट कर रहे हैं। ठीक है, एडिंग एंड अबेटिंग द कमीशन ऑफ ब्राइबरी इज ऑल्सो एन ऑफेंस। तो यानी कि अगर कोई व्यक्ति आपको हेल्प कर रहा है इसके अंदर, ठीक है, और एड कर रहा है, यानी कि, या फिर अबेट कर रहा है, आपको उकसा रहा है कि आप ब्राइबरी ले लो, तो वो भी अपने आप में क्या बना दिया गया? एक ऑफेंस बना दिया गया। तो सच दैट एनी पर्सन हु ब्राइब्स और अटेम्प्ट टू ब्राइब द पब्लिक सर्वेंट और एक्ट एज अ मिडल मैन फॉर सच ब्राइबिंग में ऑल्सो बी हेल्ड लाइबल। तो यानी कि अगर आप हो, अगर ए व्यक्ति है, वो जाके एक पब्लिक सर्वेंट को ऑफर कर रहा है कि आप मुझसे ये पैसे ले लो और और मेरा ये काम कर दो, तो यहाँ पे ये जो ए है ये भी क्या कर रहा है? अपने आप में ऑफेंस कमिट कर रहा है। या फिर ए जो है ये बी को जानता है और बी एक पब्लिक सर्वेंट है, ठीक है, और एक ही अच्छे से इससे जान पहचान है। अब ये पब्लिक में जाके बताता है कि मेरी ऐसे ऐसे जान पहचान है, जो मुझे इतने इतने रुपए देगा मैं उसका ये काम इस पब्लिक सर्वेंट से करा दूंगा। तो यहाँ पे ये क्या हो गया? मिडल मैन हो गया। तो ये जो मिडल मैन बीच में बन रहा है ना, इसको भी यहाँ पे एक तरीके से क्रिमिनलाइज कर दिया कि ये चीज भी अलाउड नहीं होगी। Further, the PCA creates an adverse presumption if a public servant assets or are disproportionate in value of his or income cannot be satisfactorily accounted for। यहाँ पे एक एडवर्स प्रिजम्पशन भी बना दी गई इस एक्ट के अंदर। एडवर्स प्रिजम्पशन क्या? कि अगर आप एक पब्लिक सर्वेंट है और आपके पास से असेट्स मिलते हैं, और अब वो जो असेट्स आपके पास से मिल रहे हैं, आपकी इनकम उसके बराबर नहीं है, कि आप तो इतना कमाता ही नहीं, आपके पास ये असेट्स कहाँ से आ गए, तो हम ये प्रिज्यूम कर लेंगे, एडवर्स प्रिजम्पशन मान लेंगे कि ये जो पब्लिक सर्वेंट है इसके पास ये असर्ट्स कैसे आए हैं? करप्शन से आए। या तो आप अपना आप एक्सप्लेन कर दो कि आपके पास कहाँ से आए हैं। अगर आपकी एक्सप्लेनेशन सही है तो ठीक है। अगर आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो और आपकी इनकम से ज्यादा है आपके पास असर्ट्स, आपको महीने के 20,000 रुपए मिलते हैं और आपके पास बीएमडब्ल्यू गाड़ी है, तो वो बीएमडब्ल्यू गाड़ी कैसे ले ली आपने? अभी आपकी जॉब को लगे हुए 6 महीने हुए हैं, तो अभी तो आपके हिसाब से 1,20,000 रुपए होने चाहिए, उसमें आपने बीएमडब्ल्यू गाड़ी कैसे ले ली? तो ये क्या है? यहाँ पे एडवर्स प्रिजम्पशन मान लिया जाएगा कि ये जो आपके पास गाड़ी थी ये कैसे आई है? करप्शन से आई है। ठीक है, the provisions of the PCA apply regardless of the location of jurisdiction of the commission of offence as long as the same is committed by public servant। तो सिर्फ और सिर्फ ये होना चाहिए कि वो पब्लिक सर्वेंट के द्वारा कमिट हो रहा है, वो कहाँ पे हो रहा है, कैसे हो रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब यहाँ पे ना हमारे पास एक जो इंपॉर्टेंट चीज आती है वो आती है पीसीए की, सॉरी, पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन। ठीक है, कि पब्लिक सर्वेंट कौन होता है। देखो कौन होता है?
इज द सर्विस और पे ऑफ द गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन, यानी कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि किसकी सर्विस के अंदर है, या कौन उसको पे कर रहा है, गवर्नमेंट पे कर रही है, ठीक है, जैसे हमारी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट होगी, कोई लोकल अथॉरिटी पे कर रही है, या कोई गवर्नमेंट कंपनी उसको पे कर रही है, तो वो व्यक्ति क्या कहलाएगा, पब्लिक सर्वेंट कहलाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक देखो आपको एक नीचे चीज दी गई है, द पीसीए ओनली डील विद ब्राइवरी ऑफ पब्लिक सर्वेंट, इट डज नॉट एक्सटेंड टू ब्राइवरी और करप्शन ऑफ प्राइवेट सेक्टर, वाइल पब्लिक सर्वेंट वेयर पब्लिक सर्वेंट इज नॉट इन्वॉल्व। तो अगर आप प्राइवेट बैंक में जाके, प्राइवेट ऑफिस में जाके इस तरीके से चीज करते हो, ठीक है, तो वहां पे ये नहीं बोला जाएगा कि आपने ब्राइवरी की है। ठीक है, उस ब्राइवरी की है नहीं किया जाएगा ये नहीं बोला जाएगा, लेकिन उसके ऊपर पीसीए एप्लीकेबल नहीं होगा, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 एप्लीकेबल नहीं होगा। दूसरा व्यक्ति, दूसरा ऐसा कौन सा पर्सन जिसको हम पब्लिक सर्वेंट बोलेंगे, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस से रिलेटेड है, यानी कि जो आपके पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स आ गए, जजेस आ गए, वो सब इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। एम्पावर टू कंडक्ट इलेक्शन, ये जो इलेक्शन कमीशन की जितनी अथॉरिटीज हैं वो सारी इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगी। अपॉइंटेड टू परफॉर्म पब्लिक ड्यूटी, आपको किसी भी पब्लिक ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए अपॉइंट किया, आप किसी भी गवर्नमेंट, किसी भी तरीके से गवर्नमेंट सर्वेंट है, या आप ऑफिस बियरर हैं किसी भी ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी में जिसको कौन एड कर रहा है, गवर्नमेंट, यानी कि पूरी तरीके से पैसा या सारा मैनेजमेंट कौन कर रहा है, उसका गवर्नमेंट कर रही है। एन एम्प्लॉय ऑफ एन एनी सर्विस कमीशन, जो जैसे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, तो मतलब इनमें से किसी के भी आप इस तरीके से एम्प्लॉय हैं गवर्नमेंट के अंदर, तो वहां पे भी आपको क्या बोला जाएगा, पब्लिक सर्वेंट बोला जाएगा। आप किसी यूनिवर्सिटी के मेंबर हैं, जैसे आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के मेंबर हैं, या आप किसी इस तरीके की यूनिवर्सिटी के मेंबर हैं, तो यहाँ पे आपको क्या बोला जाएगा, पब्लिक सर्वेंट बोला जाएगा। तो आप लोग इस तरीके से कोई भी एक्ट करेंगे तो आप पब्लिक सर्वेंट कहलाएंगे। यानी कि अगर आप ब्राइबरी का काम करेंगे, सेंस ग्रेटिफिकेशन का काम करेंगे, चाहे वो पिक्यूनरी हो चाहे किसी और तरीके से हो, तो क्या बोला जाएगा कि इस व्यक्ति ने क्या किया है, पीसीए के अंदर ऑफेंस कमिट किया है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि पब्लिक सर्वेंट कौन है, इसको आप नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बेयर एक्ट के ऊपर आए, हम क्या समझ रहे हैं, प्रिवेंशन ये बोर्ड वर्क नहीं कर रहा, चलो कोई बात नहीं, हम बेयर एक्ट पे याद आते हैं। देखो सबसे पहले हमें ये समझना है कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है इस एक्ट का, क्योंकि मेजर इसके अंदर अमेंडमेंट आई है 2018 के अंदर। तो अब कितने इसके अंदर सेक्शंस हैं और कितने पार्ट है ये हमको देखना है। सबसे पहले तो ये हमारा प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 है। अब देखो इसके अंदर कितने चैप्टर्स हैं, इसके अंदर 5 चैप्टर्स हैं, और इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है वो आपका चैप्टर 3 है, जिसके अंदर ऑफेंसेस एंड पेनल्टी दी गई है। कितने चैप्टर्स हैं, 5 चैप्टर्स हैं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ये एमसीक्यूज में पूछा जाता है अगर आपके किसी एग्जाम में आ रहा है। तो 5 चैप्टर्स हैं। कितने सेक्शन है, देखो इसके अंदर 34 सेक्शन है। अब ये 34 सेक्शन कैसे हैं, अगर आप ऐसे देखोगे तो इसके अंदर जो 30 सेक्शन है और एक तो सेक्शन रिपील भी है, तो 30 सेक्शन है। लेकिन ना इसके अंदर एक सेक्शन 29A, ठीक है, और सेक्शन 18A, सेक्शन 17A और सेक्शन 7A को भी ऐड किया गया। और अगर आप वैसे देखा जाए तो एक और सेक्शन को ऑमिट किया गया था, तो ये सेक्शन 34 के आपके 33 भी कह सकते हो। आप कैसे 33 कह सकते हो, क्योंकि बीच में आपका एक सेक्शन है 24 सेक्शन, इसको ऑमिट कर दिया गया था। तो ये डिपेंड करता है कि आप इसको 33 बोल सकते हो कि 33 सेक्शन है इसके अंदर। ठीक है, तो इस हिसाब से इसके अंदर 33 सेक्शन है, 5 चैप्टर्स हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है, चैप्टर 3 है। अगर आप ये वाला चैप्टर अच्छे से करते हैं तो मेनली क्वेश्चंस अगर आपका जो भी एग्जाम है उसके अंदर इसी चैप्टर में से आते हैं। बट हम इसको थॉरली पढ़ेंगे ताकि हमें जो एक्ट है वो भी समझ आएगी इसके अंदर है क्या। तो सबसे पहले हम अपॉइंटमेंट ऑफ स्पेशल जजेस से स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 से, क्योंकि प्रीलिमिनरी में वही दे रखा है हमें कि शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमिटमेंट कहाँ पे होगा सेक्शन 1 में। देन कुछ डेफिनेशंस दे रखी है, उसमें से एक तो मेन जो चीज़ है पीसीए, सॉरी पब्लिक सर्वेंट, तो आपने समझ ही लिया था। बाकी एक बार आप रीड भी कर लेंगे, ऐसा कुछ उसके अंदर है नहीं। हम सेक्शन 3 से स्टार्ट करते हैं, पावर टू अपॉइंट स्पेशल जजेस, कि स्पेशल जजेस किस तरीके से अपॉइंट होते हैं और किसके पास पावर है कि ये स्पेशल जजेस को अपॉइंट किया जाएगा। तो एक तो हमारे पास सीआरपीसी है, सीआरपीसी की तरह हम देखते हैं, सीआरपीसी के अंदर हम देखते हैं सेक्शन 6 से लेके 24 या 20 तक हम देखते हैं, 21 तक, कि किस तरीके से जजेस को अपॉइंट किया जाता है, क्या क्या स्ट्रक्चर होता है, कि एमएम होंगे, कहाँ पे सीजीएम होंगे, कहाँ सीएमएम होंगे, कहाँ पे सेशन जज होंगे। तो यहाँ पे भी एक तरीके से स्पेशल जजेस की बात की गई है इस एक्ट के अंदर, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर स्पेशल जजेस की बात की गई है, और इनको कौन अपॉइंट करेगा ये भी बताया गया है। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है, कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, ये आपका एमसीक्यू का क्वेश्चन बन जाता है, वो ऑफिशियल गजट के अंदर नोटिफिकेशन निकाल के एज मेनी स्पेशल जजेस एज मे बी नेसेसरी, कितने भी स्पेशल जजेस जिनको
जो कि उनको नेसेसरी लगता है कि यहाँ पे ज़्यादा केसेस है या फिर यहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत है, और सच एरिया और एरियाज फॉर द केस और ग्रुप ऑफ केसेस एज बी स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन टू ट्राई द फॉलोइंग ऑफेंसेस। इन ऑफेंसेस के लिए ये स्पेशल जजेस सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट कर सकती है। एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट, कि भाई जो पीसी एक्ट के अंदर ऑफेंसेज है उसके अंदर जिसको पनिशमेंट देनी है उसके लिए अपॉइंट कर सकते हैं, या फिर एनी कॉन्स्पिरेसी टू कमिट और अटेम्प्ट टू कमिट और एनी अबेटमेंट ऑफ एनी ऑफ द ऑफेंस स्पेसिफाइड इन क्लॉज है। यानी कि अगर आप पीसीए के अंदर कोई क्या कर रहे हो, कॉन्स्पिरेसी कर रहे हो किसी ऑफेंस को कमिट करने के लिए, अटेम्प्ट करने के लिए या अबेट करने के लिए, तो वो उनके लिए भी उन्हीं जजेस के पास ही केसेस चलाए जाएंगे। तो इनके लिए क्या किया जा सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा स्पेशल जजेस बिठाए जा सकते हैं। ये स्पेशल जजेस किस चीज के लिए होंगे, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के लिए ही बिठाए जाएंगे मेनली। ठीक है, और इनके पास जो ये जो जजेस बिठाए जाएंगे, A person shall not be qualified for appointment as a special judge under this act unless he or he has been session judge or additional session judge or assistant session judge under the CRPC। तो एटलीस्ट आप क्या होने चाहिए, या तो सेशन जज होने चाहिए, या एडिशनल सेशन जज होने चाहिए, या असिस्टेंट सेशन जज होने चाहिए एज पर सीआरपीसी। तो यानी कि जो सीआरपीसी के अंदर जिन लोगों को सेशन जज या एडिशनल सेशन जज या असिस्टेंट सेशन जज बनाया गया था ना, उन्हीं को यहाँ पे एक स्पेशल जज बना दिया जाएगा। उनको बोला जाएगा कि अब आप ये वाला काम कर लो, आपने बहुत टाइम वाला काम कर लिया तो थोड़े टाइम ये भी कर लो, और हो सकता है कि वापस इनको दोबारा से सेशन जज बना दिया जाए। इनके पास सेम उसी लेवल के होते हैं ये वाले जजेस भी, क्योंकि सेशन जज को ही यहाँ पे आप स्पेशल जज बना रहे हो। अब केस ट्रायबल बाय स्पेशल जजेस, अब ये केस किस तरीके से ट्रायबल होता है स्पेशल जजेस के पास। ठीक है, तो जैसे सीआरपीसी के अंदर देखा है उसको तो हम साइड हटाते हैं। क्या बोलता है, इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स द ऑफेंस स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 3 शैल बी ट्राइड बाय स्पेशल जज ओनली। तो इसने बोल दिया कि भाई ये वाला जो पीसीए के अंदर ऑफेंस हो रहा है ना, ये सिर्फ और सिर्फ स्पेशल जज के पास ही चलेगा, किसी और के पास आप नहीं चलाओगे, ना ही आप सेशन जज के पास चलाओगे, ना ही आप एमएम के पास चलाओगे, ना ही डीएम के पास चलाओगे, किसी के पास नहीं चलाओगे, सिर्फ किसके पास चलाओगे, स्पेशल जज के पास चलाओगे। तो सेक्शन 4 सब सेक्शन 1 ने ये स्पेसिफिकली बोल दिया कि सेक्शन 3 सब सेक्शन 1 के अंदर जो ऑफेंस बता रखा है, कौन सा ऑफेंस बता रखा था कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में या उसके अबेटमेंट कमीशन ये वाले इस तरीके के कोई ऑफेंस हो रहे हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ किसके पास चलेंगे, स्पेशल जज के पास ही चलेंगे। ठीक है, एंड सबसेक्शन 2 क्या बोलते हैं कि जो भी ऑफेंस हमें सबसेक्शन 1 और सेक्शन 3 के अंदर बोल रखा है वो किसके द्वारा ट्रायबल होंगे, स्पेशल जज के द्वारा ही ट्रायबल होंगे, जिस भी एरिया के अंदर वो कमिट हुआ है। जैसे जुरिडिक्शन हम सीआरपीसी के अंदर देखते हैं ना, उसी तरीके से यहाँ पे भी जुरिडिक्शन बता रखी है, और by the special judge appointed for the case, or where there are more special judges than for such area by such one of them as may be specified in this behalf by central government। कि एक ही एरिया के अंदर बहुत सारे स्पेशल जजेस अपॉइंट कर रखे हैं। ठीक है, तो फिर वहां पे ना सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी कि कौन सा केस किसके पास चलेगा, कौन से जज के पास चलेगा, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का। जब ये जो केस ट्रायल चल रहा होगा इसका, तो जो स्पेशल जज है वो अब इस व्यक्ति के ऊपर, जैसे मान लो ए व्यक्ति है, ये एक पब्लिक सर्वेंट था, इसने क्या किया, करप्शन का एक्ट किया। अभी जो हम चैप्टर पढ़ेंगे ना उसके अंदर करप्शन का एक्ट किया इसने। अब क्या हुआ, करप्शन के साथ इसने प्लस कोई और ऑफेंस भी कर दिया, आईपीसी का कोई ऑफेंस कर दिया, या आर्म्स एंड एम्यूनेशन एक्ट का कोई ऑफेंस कर दिया, या किसी और एक्ट का कोई ऑफेंस कर दिया, एमटीपी एक्ट का कर दिया, किसी भी एक्ट का इसने ऑफेंस कर दिया। तो वहां पे फिर क्या हो सकता है कि इसके ऊपर ये जो इसने और भी ऑफेंस किए थे ना, ये जो इसके ऊपर चार्जेस लग रहे हैं, ये सारे साथ में एक साथ इसके ऊपर चल सकते हैं। जैसे सीआरपीसी में बोल रखा है ना कि आप ऐसे ऐसे करते हो तो आपके साथ एक ही साथ आपके ऊपर ट्रायल चल जाएगा, तो यहाँ पे भी यही बोल रहा है कि जब इस तरीके से आपके ऊपर स्पेशल जज प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर ट्रायल चला रहा होगा, तो अगर आपने कोई और ऑफेंस भी किया है जो कि सेक्शन 3 के अलावा, यानी कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अलावा कोई ऑफेंस है, विद विच द एक्यूज में अंडर द सीआरपीसी बी चार्ज एट द सेम ट्रायल, कि जो कि अगर हम सीआरपीसी को पढ़ते हैं और सेम ही ट्रायल के अंदर उसके ऊपर चार्ज कर देते, जो सेक्शन 220 219 ये सारे पढ़ते हैं, तो वही चीज यहाँ पे बोल रहे हैं। तो यहाँ पे भी आप उनको एक साथ चार्ज करके यहाँ पे उनके ऊपर ट्रायल चला सकते हो। तो यानी कि यहाँ पे अगर आप ऑफेंस कर रहे हो तो यहाँ पे आपके ऊपर सारे केसेस चल सकते हैं, लेकिन वहां पे जाके आपके ऊपर कोई, अगर वहां पे जाके आपके ऊपर कोई भी केस नहीं चलेगा, वहां कहाँ, सेशन जज के पास। यानी कि सारे के सारे केसेस आपके कहाँ चलेंगे, स्पेशल कोर्ट में ही चलेंगे। फिर आपके जो, अगर सेशन कोर्ट में कोई केस नहीं जाएगा, अगर नॉर्मली वो सेशन कोर्ट में जाना चाहिए था, आपने कोई ऑफेंस कमिट किया था तो वो सेशन कोर्ट में जाना चाहिए, तो वो सेशन में नहीं जाएगा, वो यहीं पे चल जाएगा, स्पेशल जज के पास ही आपका चल जाएगा। ठीक है, फिर इस चीज को हमने 2018 के अमेंडमेंट में ऐड किया सबसेक्शन 4 को, जिसके अंदर इसने क्या बोला कि जो भी चीज सीआरपीसी के अंदर दी गई है उसको साइड में हटाते हुए, द ट्रायल ऑफ एन ऑफेंस शैल बी हेल्ड एज फार एज प्रैक्टिसेबल ऑन डे टू डे बेसिस पे ट्रायल चलाएंगे, और अपनी पूरी कोशिश करेंगे, मतलब जज जो है पूरी कोशिश करेगा कि ये जो ट्रायल है कितने टाइम में, 2 साल में
कंप्लीट हो जाए। तो ये चीज़ें ना थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये जो टाइम पीरियड बताता है, क्योंकि ये आपसे क्वेश्चंस पूछ सकता है अगर आपके सिलेबस में ये एक्ट रहता है। तो विद इन 2 ईयर्स कोशिश की जाएगी कि ये आपका ट्रायल पूरा किया जाए, लेकिन अगर 2 साल के अंदर नहीं हो पाता तो फिर जो जज है वो रीजन रिकॉर्ड करेगा कि क्यों भाई 2 साल से ज्यादा क्यों लग गए आपको इसको करने में, और रीजन रिकॉर्ड करके ये जो पीरियड है वो कितने टाइम तक एक्सटेंड हो सकता है, मैक्सिमम 6 मंथ्स तक एक्सटेंड हो सकता है। और ऑर्डिनरली इस तरीके से ये जो टाइम पीरियड 6-6 महीने का एक्सटेंड करके कितने मैक्सिमम पीरियड तक जा सकते हो, 4 ईयर्स तक जा सकते हो, इससे ज्यादा नहीं जाना आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम अपने केस को खत्म करना है इतने टाइम के अंदर। ये चीज इनको डायरेक्शन दी गई है एज पर दिस पर्टिकुलर एक्ट, पीसीए के हिसाब से डायरेक्शन दी गई है कि इसका जो ट्रायल है आपने 2 ईयर प्लस 6 मंथ प्लस अगर मैक्सिमम हो सके तो 4 ईयर के अंदर आपको इसको खत्म करना है, ठीक है। सेक्शन 4 के अंदर हमें ये बात बोली गई है। अगर आपको कोई डाउट आता है तो साथ साथ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए, मैं रिप्लाई करता रहूंगा उसका। प्रोसीजर एंड पावर ऑफ स्पेशल जजेस, अब क्या प्रोसीजर फॉलो करते हैं और क्या पावर होती है स्पेशल जज की। तो सेम पावर होती है जैसे सीआरपीसी के अंदर एक सेशन कोर्ट के पास पावर होती है, सेम तरीके की पावर यहाँ पे स्पेशल जज के पास होती है। तो जो स्पेशल जज होता है वो कॉग्निजेंस भी ले सकता है एक ऑफेंस की, और साथ ही साथ वो एक्यूज को ट्राई कर सकता है, और जो भी प्रोसीजर होता है सीआरपीसी का वारंट केस को चलाने का, वो वाला प्रोसीजर ये फॉलो कर सकता है। तो यानी कि जहाँ पे प्रोसीजर कौन सा फॉलो होगा, वारंट केस का प्रोसीजर फॉलो होगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको वारंट केस ही फॉलो करना है। यहाँ पे आप समरी भी चला सकते हो, अभी आगे बताएगा तो समरी की सिचुएशन में क्या होगा। तो इसके बाद जो स्पेशल जज है वो किस तरीके से यहाँ पे प्रोसीजर चला रहा है, वारंट केस का प्रोसीजर चला रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोलते हैं कि जो स्पेशल जज है वो क्या कर सकता है कि एविडेंस ऑब्टेन करने के लिए किसी भी व्यक्ति को बुला सकता है, चाहे वो डायरेक्टली कंसर्न था या इनडायरेक्टली कंसर्न था। एन ऑफेंस टेंडर और पार्डन टू सच पर्सन ऑन कंडीशन ऑफ इज मेकिंग अ फुल एंड ट्रू डिस्क्लोजर। अब यहाँ पे बुला भी सकता है, और साथ साथ ये भी बोला गया है कि अगर उसको, जैसे कोई पर्सन है, जैसे अब होता है ना, हम वहाँ पे पढ़ते हैं सीआरपीसी के अंदर 306 से 310 या समथिंग 309 तक के सेक्शन है जहाँ पे हम अप्रूवर अपॉइंट करते हैं और पार्डन ग्रांट करते हैं उसको, है ना। तो ये चीज जो पार्डन वाली बातें है ना, 306, 307, 308 वाली, वो सारी की सारी यहाँ पे भी एप्लीकेबल होगी, ये बता रहा है, पीसी एक्ट के अंदर भी एप्लीकेबल होगी। तो ये सारी चीजें भी जो सेशन जज है वो कर सकते हैं, यानी स्पेशल जज जो है वो कर सकते हैं। तो यही चीजें बता रहा है कि कब कब वो अगर ट्रू डिस्क्लोजर कर रहा है पूरे सर्कमस्टांसिस की विद इन नॉलेज रिलेटिंग टू द ऑफेंस एंड एवरी अदर पर्सन कनेक्टेड, सभी का नाम बता रहा है कि कौन कौन इसके अंदर कनेक्टेड थे, चाहे वो खुद प्रिंसिपल है या अबेटर है, कुछ भी है, तो यहाँ पे उसको पार्डन दिया जा सकता है, जैसे 308 के अंदर दिया जाता है उन्हीं ग्राउंड्स के ऊपर। और ये मान लिया जाएगा कि उसको पार्डन 307 ऑफ सीआरपीसी के अंदर दिया गया, अगर यहाँ पे उसको पार्डन दिया जाता है तो, ठीक है। तो एक तरीके से पार्डन वाले जो प्रोविजन है ना वो यहाँ पे एप्लीकेबल रहेंगे, इसने स्पेसिफिकली बता दिया है। तीसरी चीज ये बताता है कि ये जो दोनों चीजें बोल रहा है सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 2 के अंदर सीआरपीसी के प्रोविजंस की जो अप्लाई करने के लिए बोल रहा है, और shall so far as they are not inconsistent with this act apply to the proceeding before special judge। अगर कोई भी प्रोविजन, मान लो सीआरपीसी है आपके पास पूरा, सीआरपीसी का कोई प्रोविजन जो है पीसीए एक्ट से कॉन्ट्रावीन कर रहा है कि सीआरपीसी कुछ और बोलता है, पीसीए कुछ और बोलता है, तो फिर पीसीए वहां पे प्रिवेल करेगा। लेकिन अगर कहीं पे इनकंसिस्टेंट नहीं है सीआरपीसी और पीसीए, तो फिर जो प्रोसीजर सीआरपीसी का है ना वही पीसीए के अंदर भी फॉलो होगा। यही चीज इसने सबसेक्शन 2 के अंदर बोली, एंड फॉर द पर्पस ऑफ द सेट प्रोविजन द कोर्ट ऑफ द स्पेशल जज शैल डीम टू बी द कोर्ट ऑफ सेशन, और वहां पे हम उसको कोर्ट ऑफ सेशन ही मानेंगे। जैसे कि सीआरपीसी कोर्ट ऑफ सेशन के ऊपर एप्लीकेबल होता है, ऐसे ही यहाँ स्पेशल जज के ऊपर एप्लीकेबल होगा कि किस तरीके से कंडक्ट रहेगा, किस तरीके से प्रोसिक्यूशन चलेगा, तो वो सारी चीजें यहाँ पे मान जाएगी। और जो भी व्यक्ति यहाँ पे अपीयर हो रहा होगा स्पेशल जज के सामने, उसको हम क्या मानेंगे, पब्लिक प्रोसिक्यूटर मानेंगे। जो सेक्शन 24-25 पढ़ते हैं ना, 24 मेनली, तो वहां पे जैसे पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है ऐसे यहाँ पे पब्लिक प्रोसिक्यूटर को माना जाएगा। Then, in particular, without prejudice to the generality of the provision contained in subsection 3 of the provisions of section 326 and 475 of CRPC, so far as may be applied to the proceeding before special judge, and for the purpose of the said provisions, a special judge shall be deemed to a magistrate। तो इसने स्पेसिफिकली 326 और 475 जो है सीआरपीसी के, वो भी बोल दिया कि यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएंगे पीसी एक्ट के ऊपर, जब प्रोसीडिंग चलेगी तो वो भी यहाँ पे ये दोनों सेक्शन भी एप्लीकेबल हो जाएंगे। देन पांचवी बात बोलता है कि जो स्पेशल जज है वो कुछ भी कन्विक्शन दे सकता है जो कि उसको लॉ के थ्रू अथोराइज की गई है, यानी कि एक सेशन जज क्या पनिशमेंट दे सकता है। अब देखो इस एक्ट के अंदर जो पनिशमेंट की होगी वो तो वही देगा ना, अदरवाइज जो सेशन जज है वो तो मैक्सिमम कितनी भी पनिशमेंट दे सकता है, डेथ पनिशमेंट भी दे सकता है। तो ये सारी पनिशमेंट जो है यहाँ पे स्पेशल जज भी दे सकता है। और फिर छठी बात बोल देता है कि जो स्पेशल जज है, जब यहाँ पे ऑफेंस जो इस एक्ट के अंदर ट्रायबल है उसको ट्राई कर रहा होगा, तो वो क्या करेगा, अपनी सारी जो पावर्स हैं और जो भी फंक्शंस है जो एक डिस्ट्रिक्ट जज के पास होते हैं क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस के हिसाब से, वो सब यहाँ पे वो एक्सरसाइज
कर सकता है। तो ये बात हमें सेक्शन 5 के अंदर बोली गई है। तो अभी हमने कौन कौन सा सेक्शन 3 किया, 4 किया, 5 किया। 3 सेक्शन के अंदर हमें स्पेशल जज अपॉइंट करने के लिए बोल रहा था, और 4 के अंदर इसने हमें क्या बोला था कि कौन से केसेस जो हैं यहाँ स्पेशल जज के द्वारा ट्रायबल होंगे, और सेक्शन 5 के अंदर इसने बताया कि क्या प्रोसीजर फॉलो करेंगे। तो मेनली वारंट केस का प्रोसीजर हम फॉलो करते हैं, जो मेन बात आपने याद रखनी है। देन यहाँ पे ये पावर भी है कि कोई केसेस को जो जज होते हैं वो समरीली भी ट्राई कर सकते हैं। समरीली ट्रायल का सेक्शन कौन से आते हैं, 260 से जो 265 66 तक आते हैं जो सीआरपीसी के अंदर। तो वो वाला जो प्रोसीजर दे रखा है ना समरी ट्रायल वाला, तो वो वाला प्रोसीजर यहाँ पे फॉलो किया जा सकता है सेशन जज के द्वारा। 261 से स्टार्ट होता है ना, तो वो अलग प्रोसीजर यहाँ पे फॉलो किया जा सकता है। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं कि जो स्पेशल जज है किसी ऑफेंस को, जो कि सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 3 के अंदर दे रखे हैं, वही पीसीए वाले जो सेक्शन है, पीसीए के अंदर अगर कोई ऑफेंस हो रहा है तो वहाँ पे स्पेशल जज क्या कर सकते हैं, किसी ऑफेंस को ट्राई कर सकते हैं alleged to have been committed by public servant in relation to contravention for any special order referred to in subsection 1 of section 12A of Essential Commodities Act। अब यहाँ पे स्पेसिफिकली बताया गया कि जैसे अगर कोई ऑर्डर किया गया था सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 12A ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के अंदर, तो वहां पे अगर पीसीए ने, पब्लिक सर्वेंट ने कोई ऑफेंस कमिट किया तो उसको फिर समरीली ट्रायल किया जा सकता है। or of an order referred to in clause A of subsection 2 of that section, then notwithstanding anything contained in subsection 1 of section 5 of this act or section 260 of the Code of Criminal Procedure, the special judge shall try the offence in summary way, and the provision of section 262 to 265 of the said code shall as far may apply to the such trial। तो वही बता रहा है कि अगर इस तरीके से कोई ऑफेंस होता है तो वहां पे समरी ट्रायल किया जा सकता है। और यहाँ पे देखो, वहां पे क्या होता है कि अगर समरी ट्रायल करते हैं तो वहां पे मैक्सिमम पनिशमेंट जो होती है 3 मंथ्स की दे सकते हैं ना, जब ये चलाते हैं तो 3 मंथ्स होती है, 6 मंथ्स होती है, एक बार कंफर्म कर लेना, मुझे 3 मंथ्स याद आ रहा है या मैक्सिमम 6 मंथ होती है। अच्छा, 3 मंथ के अंदर वहां बोलता है कि ट्रायल खत्म कर देना, मैक्सिमम 6 मंथ्स की पनिशमेंट देता है, ऐसा होता है। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि आप यहाँ पे कितनी भी पनिशमेंट दे सकते हो अगर कन्विक्शन कर रहे हो ना समरी ट्रायल के अंदर भी। तो यहाँ पे ये लॉफुल होगा कि अगर स्पेशल जज जो है वो इम्प्रिजमेंट कितनी पास करे, नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर पास करे। तो provided in the case of conviction in a summary trial under the section, it shall be lawful for the special judge to pass sentence of imprisonment for a term not exceeding 1 year। ठीक है, फिर हमारे पास ऑफेंसेस एंड पेनल्टी का स्टार्ट होता है। एक बार ये जो दोनों इसके है ना, ये वाले एक बार आप रीड कर लेना, पावर टू ट्राई समरीली के अंदर। ठीक है, हम आगे चलते हैं, ऑफेंसेस एंड पेनल्टी के ऊपर आते हैं कि क्या क्या अपराध है और क्या क्या पेनल्टीज है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है इस वाले एक्ट का, पीसी एक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर 3। ठीक है, सबसे पहले सेक्शन 7 आता है जिसके अंदर हमें बता रखा है कि ऑफेंस रिलेटिंग टू पब्लिक सर्वेंट बीइंग ब्राइब, कि क्या क्या ऑफेंस माने जाएंगे या ऑफेंस है क्या अगर आप किसी पब्लिक सर्वेंट को, या कोई पब्लिक सर्वेंट जो है ब्राइबरी लेता है, अगर उसको ब्राइब किया जाता है। तो हम क्या बोलेंगे कि कब कोई पब्लिक सर्वेंट ने ब्राइबरी ली है, तो कोई पब्लिक सर्वेंट, एनी पब्लिक सर्वेंट हु, अगर कोई पब्लिक सर्वेंट क्या करता है, ऑब्टेन्स और एक्सेप्ट्स और अटेम्प्ट टू ऑब्टेन फ्रॉम एनी पर्सन, किसी भी व्यक्ति से, कोई भी हो सकता है, क्या लेने की कोशिश करता है या क्या ऑब्टेन करता है या क्या एक्सेप्ट करता है, कोई अनड्यू एडवांटेज। अनड्यू एडवांटेज का मतलब हो गया कि ऐसी एडवांटेज जो कि उसको नॉर्मली नहीं मिलनी चाहिए थी लेकिन फिर भी उसको दी जा रही है, किस इंटेंशन से, कि वो विद इंटेंशन टू परफॉर्म और कॉज परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक ड्यूटी। और ये जो उसको अनड्यू एडवांटेज दी जा रही है ना, इस इंटेंशन से दी जा रही है कि इस एडवांटेज के मिलने के कारण उसकी जो पब्लिक ड्यूटी बनती है, जो कि उसको नॉर्मली कोई काम करना चाहिए था, तो वो उस पब्लिक ड्यूटी के चलते कर देगा। मतलब कि जो उसको ये अनड्यू एडवांटेज दी जा रही है ना, तो उसको जो अपनी पब्लिक ड्यूटी करनी थी, जो गवर्नमेंट ने बोलता है भाई तेरा ये काम बनता है, तेरे को करना है, लेकिन वो नहीं करता, वो अनड्यू एडवांटेज लेता है improperly or dishonestly or to forbear or cause forbearance to perform such duty either by himself or by any other public servant। अब जैसे किसी और पब्लिक सर्वेंट के बिहाफ पे ले लेता है कि जैसे जूनियर है वो सीनियर के बिहाफ पे ले लेता है कि हाँ मैं तेरा काम करवा दूंगा। अरे तो काम कराना तो तेरी पब्लिक ड्यूटी है, देखो लॉ ने बोला है करने के लिए, देखो तभी तो अपॉइंट किया गया, तू मेरे से अनड्यू एडवांटेज क्यों ले रहा है। अब ये अनड्यू एडवांटेज किसी भी तरीके की हो सकती है, तो वो क्या कहलाएगी अपने आप में कि हमने उसको क्या किया, ब्राइब किया है। या फिर अब दूसरा बताता है कि ऑब्टेन, एक्सेप्ट और अटेम्प्ट टू ऑब्टेन एन अनड्यू एडवांटेज फ्रॉम एनी पर्सन एज अ रिवॉर्ड फॉर द इम्प्रॉपर और डिसऑनेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक ड्यूटी। यहाँ पे रिवॉर्ड के तौर पर वो ले रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या ले रहा था कि परफॉर्म करने के लिए, यहाँ पे किस लिए ले रहा है कि मैं रिवॉर्ड ले रहा हूँ कि मैं जो है अपनी पब्लिक ड्यूटी को करूंगा, या तो खुद या किसी और पब्लिक सर्वेंट से करवाऊंगा, तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, ब्राइबरी बोलेंगे। ठीक है, तीसरी चीज आती है परफॉर्म
or induces another public servant to perform improperly or dishonestly a public duty or to forbear performance of such duty in anticipation or an or anticipation of or in consequence of accepting an undue advantage from any person। यानी कि वो क्या करता है, या तो खुद ऐसा करता है या किसी और अपने साथी वाले जो पब्लिक सर्वेंट है उसको इंड्यूस करता है कि आप जो है ना अपना जो आपकी पब्लिक ड्यूटी बनती है उसको इम्प्रॉपरली करो, डिसऑनेस्टली करो या फिर आप उसको मत करो। क्योंकि इसके अंदर क्या है कि एक तरीके से उसके अंदर उम्मीद जगाता है कि एंटीसिपेशन की अगर यहाँ पे वो अनड्यू एडवांटेज उसको मिल सकती है किसी और व्यक्ति से, तो अगर उसको अनड्यू एडवांटेज मिलेगी ना तभी इसको सही से करना है एक तरीके से। तो अगर इन तीनों में से कोई भी चीज अगर कोई पब्लिक सर्वेंट कर रहा है तो वो क्या कर रहा है, ब्राइबरी कर रहा है। और अगर वो कर रहा है तो फिर यहाँ पे उसको कितनी पनिशमेंट दी गई है इसके लिए, अगर ये तीनों में से कुछ भी काम कर रहा है तो शेल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म विच नॉट लेस देन 3 years। तो कम से कम उसको 3 साल के लिए जेल भेजा जाएगा और वो 7 साल तक के लिए मैक्सिमम हो सकता है। तो 3 साल से लेके 7 साल तक की सजा हो सकती है, साथ में फाइन तो लगेगा ही लगेगा क्योंकि एंड वर्ड यूज हुआ है। तो 3 साल से 7 साल के बीच में यानी कि 3 साल से तो कम हो गई ही होगी, 3 साल के लिए तो गया गया जेल, मैक्सिमम 7 साल के लिए गया, प्लस उसको फाइन देना पड़ेगा। तो अगर कोई ब्राइबरी कर रहा है तो उसके ऊपर ये वाला पनिशमेंट दी जाएगी उसको। ठीक है, ये कुछ एक्सप्लेनेशन दे रखी है कि अ पब्लिक सर्वेंट एस आस्क अ पर्सन पी टू गिव हिम अमाउंट 5000 रुपीज टू प्रोसेस हिज रूटीन राशन कार्ड एप्लीकेशन ऑन टाइम। तो यहाँ पे एस इज गिल्टी ऑफ ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन। तो यहाँ पे होता है ना कि भाई अब तेरा तो काम है भाई, वो अगर अपना राशन कार्ड लेके आएगा तो तेरे को गवर्नमेंट ने क्यों अपॉइंट किया, उसको ठीक से जो है उसको बना के दे दे, रिन्यू करना था रिन्यू करके दे दे। तो उससे कह रहा है कि 5000 रुपये दे तो मैं तेरा ये जो है एक तरीके से रिन्यू करूंगा। तो यहाँ पे उसने क्या किया है, जो 5000 रुपये उससे मांगे हैं एक तरीके से ब्राइबरी लिया, अनड्यू एडवांटेज लिया, उसकी एक पब्लिक ड्यूटी बनती थी और उसको नहीं कर रहा है, तो उसने ऑफेंस कमिट किया है सेक्शन 7 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का। तो फिर यहाँ पे उसको इतनी सजा मिलेगी 3 से 7 साल के बीच में। ठीक है, फिर आता है 7A जिसको 2018 के अंदर ऐड किया। टेकिंग अनड्यू एडवांटेज टू इन्फ्लुएंस पब्लिक सर्वेंट बाय करप्ट और इलीगल मींस और बाय एक्सरसाइज ऑफ पर्सनल इन्फ्लुएंस। तो यहाँ पे क्या कर रहे हो आप, अनड्यू एडवांटेज ले रहे हो किस लिए, टू इन्फ्लुएंस पब्लिक सर्वेंट की, आप किसी पब्लिक सर्वेंट को इन्फ्लुएंस करोगे किस तरीके से, बाय करप्ट और इलीगल मींस, करप्ट या फिर इलीगल तरीके से, और बाय एक्सरसाइज ऑफ पर्सनल इन्फ्लुएंस की हाँ मैं उसको जानता हूँ मैं तेरा ये काम करा दूंगा ऐसा कर दूंगा, तो उसके लिए बोल रहा है ये। तो कोई भी अगर इस तरीके से एक्सेप्ट करता है और ऑब्टेन करता है, अटेम्प्ट करता है इस तरीके से ऑब्टेन करने की किसी और व्यक्ति से अपने लिए या किसी और पर्सन के लिए कोई किसी भी तरीके की अनड्यू एडवांटेज, किस मोटिव से, एज अ मोटिव और रिवॉर्ड, कि भाई मेरे को जो है यहाँ पे मेरा मोटिव ये रहता है या फिर मुझे रिवॉर्ड मिल रहा है टू इंड्यूस अ पब्लिक सर्वेंट, कि मैं क्या करूं किसी पब्लिक सर्वेंट को उकसाऊं किस चीज के लिए, बाय करप्ट और इलीगल मींस, कि भाई उसको जैसे पैसे देके या इलीगल मींस मेरे पर्सनल रिलेशन है उस तरीके से इन्फ्लुएंस करके, और बाय एक्सरसाइज ऑफ इस पर्सनल इन्फ्लुएंस टू परफॉर्म और कॉज टू परफॉर्म ऑफ पब्लिक ड्यूटी, की उसकी कोई पब्लिक ड्यूटी थी वो उसको कर दे improperly or dishonestly or to forbear or to cause forbear such public duty by such public servant or by another public servant shall be punishable with imprisonment for a term which shall not less than 3 years but which may extend to 7 years and shall also liable to fine। तो अगर आप ऐसे इन्फ्लुएंस करोगे तो 3 साल से 7 साल के बीच का ऑफेंस प्लस फाइन भी लग जाता है। ठीक है, तो ये चीज हमको ध्यान रखनी है कि आपको किसी और को इन्फ्लुएंस भी नहीं करना कि मैं पर्सनली जाके उसको इन्फ्लुएंस कर दूंगा ऐसा कर दूंगा, तो वो भी अपने आप में क्या है, ऑफेंस है। सेम सजा है अगर पब्लिक सर्वेंट करप्शन कर रहा है, और अगर कोई उसको इंड्यूस कर रहा है इस तरीके से तो उसको भी सेम सजा मिलती है अगर पब्लिक सर्वेंट ने खुद वो करप्शन की होती तो सेक्शन 7 और 7A, ठीक है, ये दोनों आपको ध्यान हो गए होंगे, याद हो गए होंगे कि क्या आ रहा है। 7 के अंदर पब्लिक सर्वेंट, 7A के अंदर अगर उसको इंड्यूस किया जा रहा है पर्सनल रिलेशन से किसी और के द्वारा। देन 8 आता है ऑफेंस रिलेटिंग टू ब्राइबिंग ऑफ पब्लिक सर्वेंट। अब यहाँ पे आप अगर उसको ब्राइब कर रहे हो पब्लिक सर्वेंट को तो उसको ऑफेंस बोला गया है। तो अगर कोई भी व्यक्ति कुछ देता है या प्रॉमिस करता है कि किसी तरीके की अनड्यू एडवांटेज जो है किसी और व्यक्ति को देगा या कुछ पर्सन्स को देगा, किस इंटेंशन से, कि वो किसी पब्लिक सर्वेंट को उसकी प्रॉपर जो ड्यूटी है पब्लिक ड्यूटी है उसको परफॉर्म करने के लिए, टू रिवॉर्ड सच पब्लिक सर्वेंट, या फिर उसको रिवॉर्ड करेगा पब्लिक सर्वेंट को फॉर द इम्प्रॉपर परफॉर्मेंस ऑफ अ पब्लिक ड्यूटी, शेल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 7 years। तो यहाँ पे मैक्सिमम 7 years की सजा हो सकती है और साथ में फाइन लग सकता है या फिर दोनों चीजें लग सकती है, तो फाइन लग के भी छोड़ा जा सकता है। तो यहाँ पे ये थर्ड पर्सन के लिए हो रहा है, किसी और पर्सन के लिए हो रहा है, ये सिर्फ पब्लिक सर्वेंट की बात नहीं हो रही। प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन शैल आल्सो अप्लाई वेयर पर्सन इज कंपेल्ड टू गिव सच अनड्यू एडवांटेज। अगर आपको कोई उकसा भी रहा है और आप दे रहे हो वहां पे ना तो भी ये सेक्शन लग जाता है कि भाई आपको तब भी नहीं देना चाहिए था, करप्शन आपने क्यों करी।
तो आपके ऊपर भी ये लग जाएगा। प्रोवाइडेड फर्दर द पर्सन सो कंपेल्ड शैल रिपोर्ट द मैटर टू द लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटी। भाई आपसे अगर उसने करप्शन मांगी थी तो आपने क्यों दी? आपको क्या करना चाहिए था? लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटी को जाके बताना चाहिए था। जब भी आपसे मांगी गई है उसके 7 दिन के अंदर such undue advantage के लिए। Provided also the offence under this has been committed by commercial organization, such commercial organization shall be punishable with fine। और अगर किसी commercial organization ने offence किया है, जैसे कंपनीज हो गई या इस तरह की कोई चीज होगी, तो वहां पे उनके ऊपर फाइन लगा दिया जाता है। अब जैसे यहाँ पे इलस्ट्रेशन दे रहा है, अ पर्सन पी गिव्स अ पब्लिक सर्वेंट एस एन अमाउंट ऑफ 10,000 रुपीज। पी जो है एस को 10,000 पे देता है टू इंश्योर दैट ही इज ग्रांटेड लाइसेंस, ताकि उसको लाइसेंस दे दिया जाए। और ऑल द अदर ब्राइबर्स, पी इज गिल्टी फॉर ऑफेंस अंडर दिस सबसेक्शन। तो पी के ऊपर पी को भी गिल्टी माना जाएगा कि उसने सेक्शन 8 का ऑफेंस किया है। जो एस है वो सेक्शन 7 का ऑफेंस कमिट कर रहा है, पी जो है सेक्शन 8 का ऑफेंस कमिट कर रहा है। तो दोनों के दोनों एक ना एक ऑफेंस कमिट कर रहे हैं। फिर क्या बोलता है कि if that person after informing a law enforcement authority or investigating agency gives a promise or give to any undue advantage to another person in order to assist such law enforcement authority or investigating agency in the investigation of the offense alleged against the later। अब मान लो कि ए से बी ने ब्राइबरी मांगी। बी कौन था? पब्लिक सर्वेंट था। ए प्राइवेट पर्सन था। अब ए जो है जाके क्या करता है? लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटी को बता देता है। अब ये ना एक और सी जो होता है वो भी पब्लिक सर्वेंट होता है, उससे क्या करता है? प्रॉमिस करवा लेता है कि आप जो है मेरा इसके अंदर हेल्प करोगे लॉ एजेंसीज के साथ। तो उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर जो ये जो पर्सन है जिसने ऊपर यहाँ पे कंप्लेंट की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी को, क्या करता है? गिव्स और प्रॉमिस टू गिव एनी अनड्यू एडवांटेज। फिर वो जाके अनड्यू एडवांटेज देने की बात करता है किसको? ये तीसरे किसी पब्लिक सर्वेंट के, टू अनदर पर्सन इन ऑर्डर टू असिस्ट सच लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटी। की भाई कि आप जाके इस लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटी की हेल्प करो या इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की हेल्प करो इन इट्स इन्वेस्टिगेशन ऑफ द ऑफेंस एलिज्ड अगेंस्ट द लेटर। ठीक है, जो कि दूसरे के अगेंस्ट लगी हुई है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे इसने इस व्यक्ति के अगेंस्ट ये ऑफेंस कमिट कर दिया, ऐसा मान लिया जाएगा। ठीक है, फिर सेक्शन 9 के ऊपर आते हैं। ऑफेंस रिलेटिंग टू ब्राइबरी या पब्लिक सर्वेंट बाय कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। तो पहले तो हो गया सेक्शन 7 के अंदर पब्लिक सर्वेंट कुछ ले रहा है। 8 हो गया कि एनी पर्सन अगर कुछ दे रहा है इस पब्लिक सर्वेंट को, तो वो ऑफेंस हो गया। 9 के अंदर आ गया, अच्छा एक 7A भी था, सॉरी 7A के अंदर था कि अगर कोई प्राइवेट पर्सन इस तरीके से कुछ अमाउंट दे रहा है तो। ठीक है, और 8 के अंदर हमारा क्या आ गया कि आपको क्या करना है? अगर पब्लिक सर्वेंट को आप इस तरीके से कुछ ब्राइबरी कर रहे हो, तो फिर वहां पे आपको उसको इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को इंटीमेट करना है, उसको जाकर रिपोर्ट करना है। 9 के अंदर आ गया कि अगर कोई कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन इस तरीके से ऑफेंस कमिट कर रही है, किसी पब्लिक सर्वेंट को ब्राइब कर रही है, तो अगर कोई ऑफेंस किसी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा हो रहा है, तो वो जो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है उसके ऊपर फाइन लगाया जाएगा, क्योंकि आप कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन को तो जेल में नहीं डाल सकते ना। और अगर कोई पर्सन उसके साथ एसोसिएटेड है जो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कि जिसने इस तरीके की बात की थी कि वो ये सब करेगा कि इस कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई अनड्यू एडवांटेज देगा कोई फायदा उठाने के लिए, provided that it shall be the defense for the commercial organization to prove that it had in place adequate procedure in compliance such guidance as may be prescribed to prevent person associated with from undertaking such conduct। या तो बोल दे कि हमने प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो किया है ये सब करने के लिए जो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है। For the purpose of this section, a person is said to give promise or give any undue advantage to public servant if alleged to have committed the offence under section 8। तो यहाँ पे वही सेक्शन 8 वाली बात आ जाएगी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी, कि अगर वो सेक्शन 8 वाली बातें पूरी कर देते हैं तो वो यहाँ पे सेक्शन 9 का ऑफेंस कमिट कर रहे हैं। तो यही सब बता रहा है कि अब कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन कौन होती है? बॉडी जिसको इनकॉर्पोरेट किया गया है, चाहे इंडिया के अंदर या इंडिया से बाहर, या कोई और बॉडी विच इज को इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया एंड विच कैरीज ऑन बिजनेस और पार्ट ऑफ बिजनेस इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। इंडिया में आके काम कर रही है, कोई पार्टनरशिप फर्म हो गई, ठीक है, या कोई और पार्टनरशिप फर्म हो गई, एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो गया जो कि इंडिया से बाहर बनी थी और इंडिया में आके काम कर रही है, या इंडिया में बनी थी और इंडिया में ही काम कर रही है, या इंडिया से बाहर भी काम कर रही है। कोई भी ट्रेड हो गया, प्रोफेशन हो गया, सर्विसेज प्रोवाइड करना हो गया किसी भी तरीके की, ये सब के सब जो चीज़ें होती है वो बिजनेस के अंदर इंक्लूड हो जाती है। एक बार एक्सप्लेनेशंस को रीड कर लेना, ये चीजें बोल रहा है। और ये जितने भी ऑफेंसेस है ना, ये सब कैसे हैं? कॉग्निजेबल है। तो ये आपसे पूछ सकता है कि जो प्रिवेंशन ऑफ कॉर्पोरेशन एक्ट के अंदर ऑफेंस होते हैं सेक्शन 7 में, 8 में या 9 में या 7A के अंदर, ये किस तरीके के ऑफेंस हैं? ये सारे कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं। अब सेक्शन 10 के ऊपर आता है पर्सन इन चार्ज ऑफ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन टू बी गिल्टी ऑफ ऑफेंस।
ठीक है, फिर उसके आगे क्या बोल रहे हैं हमें यहाँ पे कि अगर कोई जो पर्सन इंचार्ज है कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन का वो यहाँ पे इन्वॉल्व है, तो अब देखो कोई भी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है वो खुद तो कोई ऑफेंस कर नहीं सकती, वो तो वैसे ही आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी उठकर खुद थोड़ी ना कर सकती है, उससे कुछ ना कुछ पर्सन यहाँ पे ऑफेंस कर रहे होंगे। कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन पे तो आपने फाइन लगा दिया, लेकिन जो पर्सन इसके अंदर इन्वॉल्व थे, जैसे उसके डायरेक्टर हो गए या मैनेजर हो गया, सेक्रेटरी हो गया या कोई और ऑफिसर हो गए, तो वो मेनली देखा जाएगा तो ऑफेंस कमिट कर रहे होंगे। तो यहाँ पे अगर इस तरीके से ये लोग अगर ऑफेंस कमिट कर रहे हैं तो ये नॉर्मली जैसे होता है ना सेक्शन 8 के अंदर की जो पनिशमेंट दी जाती है, इसी तरीके से यहाँ पे इन लोगों को पनिशमेंट दी जाएगी। वो कितनी होगी? नॉट लेस देन 3 years बट विच में एक्सटेंड टू 7 years। तो यहाँ पे 3 साल से 7 साल की सजा प्लस फाइन इनके ऊपर लगेगा। ठीक है, तो ये इनको पनिशमेंट दी जाएगी। देन सेक्शन 11 आता है, ये बोलता है कि पब्लिक सर्वेंट अगर अनड्यू एडवांटेज ले रहे हैं, अच्छा ये अनड्यू एडवांटेज या तो कोई कंसिडरेशन नहीं है उसके अंदर, या फिर किसी और पब्लिक सर्वेंट के लिए ले रहे हैं और वो इनएडिक्वेट कंसिडरेशन ले रहे हैं, तो उस सिचुएशन के अंदर इनके ऊपर कितनी पनिशमेंट लगेगी। तो जहां पे अगर कोई पब्लिक सर्वेंट एक्सेप्ट कर रहा है या ऑब्टेन कर रहा है या अटेम्प्ट कर रहा है इस तरीके की चीज अपने लिए या किसी और पर्सन के लिए, किसी भी तरीके का अनड्यू एडवांटेज या तो बिना कंसिडरेशन के या फिर जो कंसिडरेशन है जो कि उसको पता है कि इनएडिक्वेट कंसिडरेशन है किसी भी व्यक्ति से, जो कि इस तरीके की चीज उसके साथ कर रहा है, जिसके साथ वो प्रोसीडिंग्स के लिए या बिजनेस ट्रांजेक्टेड या किसी और चीज के लिए डील कर रहा है इस पब्लिक सर्वेंट के साथ, या फिर किसी तरीके का उसके साथ ऑफिशियल फंक्शन का कनेक्शन है या इस तरीके की कोई भी चीज़ है, तो फिर यहाँ पे उस पब्लिक सर्वेंट को कितनी सजा होगी? पनिशेबल विद इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म विच विल नॉट लेस देन 6 months बट विच में एक्सटेंड टू 5 years। तो 6 महीने से लेके 5 साल तक की यहाँ पे सजा हो सकती है और साथ साथ फाइन तो लगेगा लगेगा सेक्शन 11 के अंदर। देन सेक्शन 12 के अंदर अगर आप अबेट कर रहे हो ऑफेंस को, ठीक है, तो वहां पे कितना है, उकसा रहे हो किसी को ऑफेंस करने के लिए, तो वहां पे फिर कितना पनिशमेंट दी जाएगी? अगर आप अबेटर हो एक तरीके से तो कम से कम 3 साल की सजा और 7 साल मैक्सिमम हो सकती है, सेम सजा दी गई है प्लस फाइन। ठीक है, अबेटमेंट वाले को भी। फिर अगर कोई क्रिमिनल मिसकंडक्ट कर रहा है कोई जो पब्लिक सर्वेंट, तो वहां पे उसके लिए क्या यहाँ पे बताया गया है कि अगर कोई पब्लिक सर्वेंट जो है ऑफेंस कमिट करता है किसी क्रिमिनल मिसकंडक्ट का, ठीक है, इफ इट डिसऑनेस्टली और फॉरेंटली मिस अप्रोप्रिएट और अदरवाइज कन्वर्ट फॉर हिज ऑन यूज एनी प्रॉपर्टी इंटरेस्टेड टू हिम और एनी प्रॉपर्टी अंडर हिज कंट्रोल एज अ पब्लिक सर्वेंट अलाउज एनी अदर पर्सन सो टू डू। जैसे उसको कोई पब्लिक सर्वेंट के तौर पर कोई पब्लिक ड्यूटी करने के लिए कोई गाड़ी दी गई और उसको गलत तरीके से यूज कर रहा है, अपने पर्सनल पर्पसेस के लिए यूज कर रहा है, तो ये क्या है? एक तरीके से उसका क्रिमिनल मिसकंडक्ट हो रहा है ये। तो डिसऑनेस्टली या फ्रॉडेंटली मिस अप्रोप्रिएट कर रहा है उसको या फिर अपने यूज के लिए उसको यूज कर रहा है, जो कि उसको इंटरेस्ट की गई थी दी गई थी पब्लिक सर्वेंट के तौर पर। दूसरी बात, इफ ही इंटेंशनली एनरिच हिमसेल्फ इलिशियटली ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हिज ऑफिस, कि अपने आप को इंटेंशनली क्या करता है? एनरिच करता है, अपने आप के ऊपर ज्यादा पैसा लेके आता है, ज्यादा प्रॉपर्टी लेके आता है अपनी अपने ऑफिस की पावर को यूज करके, तो वो सेक्शन 13 का ऑफेंस कमिट कर रहा है। ठीक है, तो अगर कोई भी पब्लिक सर्वेंट इस तरीके का क्रिमिनल मिसकंडक्ट करता है तो उसको कितनी पनिशमेंट दी जाएगी? इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म विच में नॉट लेस देन 4 years बट विच में एक्सटेंड टू 10 years एंड शेल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन। ठीक है, तो यहाँ पे 4 से 10 साल की सजा और साथ साथ फाइन भी लगेगा। अब अगर कोई हैबिचुअल ऑफेंडर है कि बार बार इसके अंदर कोई पकड़ा जा रहा है इस एक्ट के अंदर, भाई एक बार इसके ऊपर हो गया फिर दोबारा से आया फिर दोबारा से पकड़ा गया, तो फिर वहां पे उसके ऊपर कितना 5 years की कम से कम उसको जेल भेजी जाएगी, जो कि 10 साल तक हो सकती है और साथ साथ फाइन भी उसके ऊपर लगेगा। फिर अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो फिर कितनी पनिशमेंट है? तो हुएवर अटेम्प्ट टू कमिट ऑफेंस रेफर्ड इन क्लॉज ए ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 13 शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 2 years बट विच में एक्सटेंड टू 5 years। तो अटेम्प्ट करने के लिए 2 से 5 साल की सजा है प्लस फाइन आपको ऊपर लगेगा। किसका फोन आ रहा है, बाद में देखते हैं। मैटर्स टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन फॉर फिक्सिंग फाइन। अब यहाँ पे किस तरीके से मैटर्स को देखा जाएगा फाइन फिक्स करने के लिए? तो जहाँ पे ऑफेंस जो है where the sentence of fine is imposed under section 7, section 8, section 9, section 10, section 11 या सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 13, सेक्शन 14 या सेक्शन 15, ये जितने भी सेक्शन अभी तक हमने पढ़े हैं इसके अंदर जो फाइन वाली बात हो रही थी तो उसके रिगार्डिंग बात कर रहा है। द कोर्ट इन फिक्सिंग द अमाउंट ऑफ द फाइन शैल टेक इनटू कंसीडरेशन द अमाउंट और द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे फाइन जब लगाया जाएगा तो ये देखा जाएगा कि कितना आपने पैसा लिया था ब्राइबरी के तौर पर या क्या प्रॉपर्टी आपने ली थी। If any which the accused person has obtained by committing the offence or where the conviction is for an offence referred to in clause B of subsection 1 of section 13, the pecuniary resources or property referred in that clause for such accused person is unable to account satisfactory। एक तरीके से वही देखा जाएगा कितना ले रहा। अच्छा आपने 10 करोड़ का लिया तो फाइन भी उसी हिसाब से लगाया जाएगा। आपने सिर्फ कितने की ब्राइबरी की थी, आपने सिर्फ 2000 लिए थे ब्राइबरी में, तो फिर उस हिसाब से लगा दिया जाएगा। तो ये देखा जाएगा कि कितना अमाउंट इन्वॉल्व है, क्या प्रॉपर्टी आपने उससे ली, उसको देखते हुए आपके ऊपर फाइन जो है वो लगाया जाएगा।
ठीक है, सेक्शन 16 ये बोल देता है। तो ये चैप्टर 13 खत्म होता है। सेक्शन 7 से लेकर सेक्शन 15 तक हमें सारे ऑफेंसेस बताए गए हैं, उन्हीं के साथ उनकी पेनल्टीज बताई गई है। और सेक्शन 16 के अंदर बताया गया कि किस चीज को हम ध्यान में रखेंगे जब इन सारे सेक्शन के अंदर हम किसी के ऊपर फाइन लगा रहे होंगे। तो इसको एक बार क्विक से अपने माइंड के अंदर रिवाइज कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, ताकि आपको ये सारे सेक्शन माइंड में बैठ जाए, क्योंकि यही मेन ऑफेंसेज है जो इस एक्ट के अंदर होते हैं। सेक्शन 7, 7A, 8, 9, 10, 11 ये जितने भी ऑफेंसेज है ये सारे आप अच्छे से याद कीजिएगा। अबेट करना, अटेम्प्ट करना, ठीक है, किसी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ऑफेंस होना, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में उसके जो कौन ऑफिशियल्स होंगे वो रिस्पॉन्सिबल होंगे, उनके ऊपर कितनी पनिशमेंट लगेगी, पब्लिक सर्वेंट पे कितनी लगेगी, अगर कोई पर्सन पब्लिक सर्वेंट को उकसा रहा है इस तरीके की चीज करने के लिए या फिर वो ब्राइबरी दे रहा है तो उसके ऊपर कितना ऑफेंस माना जाएगा, उसकी क्या ड्यूटी बनती है जिस व्यक्ति से इस तरीके से ब्राइबरी मांगी जा रही है। तो ये सारी चीजें इसके अंदर आपकी कवर है। फिर चैप्टर 4 आता है इन्वेस्टिगेशन इनटू केसेस अंडर द एक्ट, कि आपको किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन करनी है जो भी केसेस एक्ट के अंदर आ रहे हैं। तो पर्सन कौन ऑथोराइज है इसके अंदर इन्वेस्टिगेट करने के लिए, तो सीआरपीसी को हटाते हुए नो पुलिस ऑफिसर बिलो द रैंक ऑफ डीएसपी ऑफ एन इंस्पेक्टर, यानी जो दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है ना, उसके अंदर जिसको इंस्पेक्टर रैंक की पावर दे रखी है, कम से कम वो इसके अंदर आईओ बनेगा, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बनेगा। और अगर कोई मेट्रोपॉलिटन एरिया है जैसे कि बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, अहमदाबाद या इस तरीके का कोई भी और मेट्रोपॉलिटन एरिया है, तो वहाँ पे सेक्शन 8 सबसेक्शन 1 ऑफ सीआरपीसी के हिसाब से असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस होना चाहिए एटलीस्ट। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस मेट्रोपॉलिटन एरियाज में, दिल्ली के अंदर एटलीस्ट इंस्पेक्टर पुलिस, इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, और बाकी किसी भी जगह पे जो डीएसपी होता है वहां का वो होगा, या इक्विवेलेंट रैंक का कोई व्यक्ति, तो डीएसपी, ठीक है, एसीपी या फिर इंस्पेक्टर इन दिल्ली। ये जो लोग हैं ये इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन करेंगे, इससे नीचे के लेवल के जो होंगे वो इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे। शेल इन्वेस्टिगेट एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट विदाउट द ऑर्डर ऑफ एमएम, क्योंकि ये कॉग्निजेबल है तो यहाँ पे एमएम के ऑर्डर लेने की जरूरत नहीं है, तो उनके बिना ऑर्डर के यहाँ पे वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकते हैं और अरेस्ट भी कर सकते हैं क्योंकि कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं। और अगर ये बोल रहा है कि अगर आपका ऑफिसर जो है आईओ से रैंक, वो इंस्पेक्टर से रैंक का नीचे का है, या जो भी रैंक्स बता रखे हैं उनसे नीचे का है, तो इज ऑथराइज बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन दिस बिहाफ बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर ही मे आल्सो इन्वेस्टिगेट सच ऑफेंस। तो अगर आपको गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट कर देती है, चाहे आप इस ये जो एक्ट के अंदर 3 लोग बता रखे थे इससे नीचे के पावर के हैं, तो फिर आप इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, आपके पास सेम पावर्स आ जाएंगी। ठीक है, यही चीज यहाँ पे बोल रहा है। फिर आते हैं सेक्शन 17A। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑफेंस रिलेटेबल टू रिकमेंडेशन मेड और डिसीजन टेकन बाय पब्लिक सर्वेंट इन डिस्चार्ज ऑफ ऑफिशियल फंक्शंस और ड्यूटीज। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या बोलते हैं, अगर इस तरीके का कोई आपका ऑफेंस हो रहा है, इसके अंदर अगर कोई इंक्वायरी करनी है जहाँ पे रिकमेंडेशन से रिलेटेड कोई ऑफेंस हुआ है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो पुलिस ऑफिसर है, कौन सा पुलिस ऑफिसर शेल कंडक्ट एन इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन इनटू एन ऑफेंस एलिज्ड टू हैव बीन कमिटेड बाय अ पब्लिक सर्वेंट अंडर दिस एक्ट where the alleged offence is related to any recommendation made or decision taken by public servant in discharge of his public functions or duties without previous approval in the case of person who is or was employed at the time of the offence was alleged to have committed in connection with the affairs of union ऑफ दैट गवर्नमेंट। यानी कि यहाँ पे बोल रहा है कि यूनियन क्या है तो यूनियन से रिलेटेड, स्टेट है तो स्टेट से रिलेटेड। ठीक है, और अगर और कुछ किसी चीज से रिलेटेड है तो यहाँ पे जोन सी अथॉरिटी कंपिटेंट की गई होगी उस पर्टिकुलर ऑफिस के रिगार्डिंग, provided that no such approval shall be necessary for case involving arrest of person on spot on the charge of accepting or attempting to accept any undue advantage for himself or for any other office। तो यहाँ पे आपको कोई भी अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं होगी। अदरवाइज इन तीनों जगहों पे जिस जिस हिसाब से जिस जिस चीज के लिए रिकमेंडेशन दी गई थी वहां वहां पे आपको अप्रूवल लेना है। पर्टिकुलरली रिकमेंडेशन वाले ऑफेंस की बात की जा रही है। पावर टू इंस्पेक्ट बैंकर्स बुक की अब यहाँ पे पावर दी गई है कि आप बैंकर्स बुक को भी इंस्पेक्ट कर सकते हो। तो अगर इन्फॉर्मेशन के हिसाब से जो भी इन्फॉर्मेशन रिसीव हुई है, जो पुलिस ऑफिसर है उसके पास रीजन है किस चीज का, रीजन टू सस्पेक्ट। अब ये रीजन टू सस्पेक्ट जो है काफी इंपॉर्टेंट वर्ड हो जाता है कि ये रीजन टू सस्पेक्ट कैसे आया, ये बियॉन्ड एनी डाउट होना चाहिए। उसके पास रीजन टू सस्पेक्ट है, सिर्फ सस्पिशन नहीं है कि कोई ऑफेंस जो है कमिट हुआ है जिसके लिए विच ही इज एम्पावर टू इन्वेस्टिगेट, जिसके लिए वो एम्पावर्ड है इन्वेस्टिगेट करने के लिए, सेक्शन 17 के हिसाब से जो हमने ऊपर देखा था। एंड कंसीडर दैट फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी इनटू सच ऑफेंस इट इज नेसेसरी टू इंस्पेक्ट एनी बैंकर्स बुक। और वहां पे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए किसी की बुक जो है, बैंकर्स बुक जो है उसको इन्वेस्टिगेट करना नेसेसरी हो जाता है। तो फिर वो जो इंस्पेक्टर है, जो भी ऑथोराइज ऑफिसर है, वो क्या कर सकता है, उन बुक्स को इन्वेस्टिगेट कर सकता है।
He may inspect any banker's book insofar as they relate to the account for the purpose suspected to have been committed that offence, or for any other person suspected to be holding money on behalf of such person, and to take or cause to be take certified copies of the relevant entries, और उसमें से जो उसकी कॉपी, जिस फोटो कॉपी करना, सर्टिफाई कॉपी करना, ये सारी चीजें भी वो कर सकता है। ठीक है, और जो पूरा बैंक की जो भी कंसर्न बैंक होगा वो उसकी हेल्प करेगा पुलिस ऑफिसर की इसके अंदर। वो उनके साथ ये नहीं कि उनको हेल्प नहीं कर रहा, उनको किसी कोई चीज बता नहीं रहा, वो पूरी हेल्प उनको करना होगा, उनकी ड्यूटी बनती है। ये जो पावर है ये सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस के द्वारा की जाएगी, एसएसएस ने बता दिया यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज़ आपका सेक्शन 18 में आ गई। ये आपका मेनली सेक्शन 4 था, जिसके अंदर में बताया गया था कि किस तरीके से आपकी इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी होगी। तो मेनली आपने ये याद रखना है कि सेक्शन 17 में हमें क्या बताया था कि कौन अथोराइज है इन्वेस्टिगेट करने के लिए। सेक्शन 18 में हम 17A में क्या बताया था, 18 के अंदर बताया था कि बैंकर्स बुक को हम इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। तीन ही सेक्शन है, 17, 17A और 18। ठीक है, तो चैप्टर 4 आपका कंप्लीट होता है। देन आता है चैप्टर 4A। ठीक है, अटैचमेंट एंड फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी की आपकी जो प्रॉपर्टी है उसको अटैच किया जा सकता है और फॉरफिट किया जा सकता है। ये 2018 की अमेंडमेंट के थ्रू इस एक्ट के अंदर डाला गया था। पहले ये वाला जो चैप्टर था वो इस एक्ट के अंदर नहीं था, चैप्टर 4A जो है। तो अप्लाई टू अटैचमेंट अंडर दिस एक्ट, इसने सीधा सीधा बोला कि जो क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 1944 का है ना, वो एप्लीकेबल होगा अटैचमेंट के रिगार्डिंग इस एक्ट के लिए भी। तो जैसे वहां पे होता है, जैसे कि अ, अगर कोई चीज हमें प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर बता रखी है, या क्रिमिनल द प्रोविजंस ऑफ क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस shall as far as may apply to the attachment, administration of attached property and execution of order of attachment or confiscation of money, property, procedure, means of under this act। तो या तो आप इसके हिसाब से अगर कोई चीज़ हुई है तो वो तो वहाँ पे इस एक्ट के अंदर चले जाना, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर। अगर इसके अलावा कोई चीज़ है तो वहाँ पे फिर आप क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 1944 को यूज़ करोगे। किस चीज़ के लिए, किसी प्रॉपर्टी को अटैच करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए, कॉन्स्फिकेशन करने के लिए किसी मनी को, प्रॉपर्टी को। तो ये सारी चीज़ों के लिए आप इस वाले ऑर्डिनेंस को फॉलो करोगे। 18A ने इतना बोल दिया हमें, कुछ भी नहीं है बाकी। चैप्टर 5 ऐड हुआ। चैप्टर 5 जो है आखिरी चैप्टर है इसके अंदर, सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन एंड अदर मिसलेनियस प्रोविजंस। अब यहाँ पे मिसलेनियस प्रोविजंस है, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जो आपसे एग्जाम के अंदर पूछे जाए, बट एक बारी हम रीड कर लेते हैं ताकि आपको एक बारी माइंड में रहे, क्योंकि इसके बाद हम लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट को भी करेंगे। क्योंकि हम अभी यहाँ पे एक सीरीज कर रहे हैं जिसके अंदर हम एंटी ब्राइबरी लॉज देखेंगे। तो एंटी ब्राइबरी लॉज के अंदर ये आपका प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट, इस तरीके के जितने भी और आपके एक्ट्स हैं उन सबको कवर करेंगे, ताकि आपको जो ब्राइबरी से रिलेटेड प्रोविजंस है ना वो सारे समझ आ जाए। ठीक है, तो प्रीवियस सैंक्शन नेसेसरी फॉर प्रोसिक्यूशन, कहाँ पे प्रीवियस सैंक्शन जरूरी होगी, तो कोई भी जो कोर्ट है वो कॉग्निजेंस नहीं लेगा किसी भी ऑफेंस की, वो कौन से सेक्शन के अंदर, 7, 11, 13, 15 के अंदर, एलिज टू हैव कमिटेड बाय पब्लिक सर्वेंट एक्सेप्ट विद द प्रीवियस सैंक्शन अदरवाइज प्रोवाइडेड इन द लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट। तो यहाँ पे प्रीवियस सैंक्शन लेने की जरूरत है, तभी कोई कोर्ट जो है यहाँ पे कॉग्निजेंस लेगा। अब क्या कैसे आपको यहाँ पे किसकी आपको सैंक्शन लेनी पड़ेगी, इन केस ऑफ पर्सन हु इज एम्प्लॉयड इन केस द टाइम ऑफ कमीशन एलिज ऑफेंस एम्प्लॉयड इन कनेक्शन विद अफेयर्स ऑफ यूनियन। तो यहाँ पे आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की लेनी पड़ेगी, अगर वो स्टेट से रिलेटेड एम्प्लॉयमेंट था तो स्टेट गवर्नमेंट की लेनी पड़ेगी, और बाकी किसी केस के अंदर जो भी उसके कंपिटेंट टू रिमूव है, उसको ऑफिस से हटाने के लिए जो कंपिटेंट ऑफिस है उससे वहां से सैंक्शन लेनी पड़ेगी अगर कॉग्निजेंस लेना है तो। ठीक है, तो इसके अंदर ये बात आप याद रखना, बाकी तो आप ये एक बार रीड कर लो, कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। ठीक है, प्रिजम्पशन वेयर पब्लिक सर्वेंट एक्सेप्ट एनी अनड्यू एडवांटेज, ये बात मैंने आपको शुरू में ही समझा दी थी कि क्या प्रिजम्पशन हम मान लेंगे कि अगर उसने उसके पास उसकी इनकम से ज़्यादा अगर असेट्स मिलते हैं तो हम प्रिज्यूम कर लेते हैं। एक्यूज पर्सन टू बी अ कॉम्पिटेंट विटनेस की, जो एक्यूज पर्सन है उसको हम एक कॉम्पिटेंट पर्सन भी मानते हैं, और वो सेक्शन 307, 8 वो सारे भी अप्लाई कर देते हैं। द सीआरपीसी टू अप्लाई टू सर्टेन मॉडिफिकेशन की, सीआरपीसी जो है इसके ऊपर अप्लाई रहेगा, कुछ कुछ चेंजेस हमें करने हैं। तो चेंजेस के सेक्शंस इसने हमें बता रखे हैं किस सेक्शन के अंदर आपको क्या क्या थोड़े थोड़े चेंजेस करने हैं। सेक्शन 243, सेक्शन 309, ठीक है, सेक्शन 317, 397, तो ये सारे सेम एप्लीकेबल हैं, बस थोड़े थोड़े इसके अंदर मॉडिफिकेशंस है। पर्टिकुलर्स इन चार्ज रिलेशन टू एनी ऑफेंस अंडर सेक्शन 13(1)A। तो यहाँ चार्ज के रिगार्डिंग बता रहा है कि क्या पर्टिकुलर्स होंगे चार्ज के रिगार्डिंग जो ऑफेंस 13(1)A के अंदर हो रहा है, तो उसके रिगार्डिंग इसने बता दिया कि सफिशिएंटली डिस्क्राइब करना है, ये सारी चीज़ें आपको करनी है उसके अंदर। 24 तो हटी गया, मिलिट्री नेवल एयरफोर्स अदर लॉ नॉट अफेक्टेड की, ये जितने भी लॉ हैं इनके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा जो मिलिट्री नेवल या एयरफोर्स से लॉज होंगे इनसे रिलेटेड। स्पेशल जजेस अपॉइंटेड अंडर एक्ट 46 1952, स्पेशल जज अपॉइंटेड अंडर दिस एक्ट, जो स्पेशल जजेस 1952 के एक्ट के सबसे अपॉइंट हो रहे हैं उन्हीं को यहाँ पे भी मान लिया जाएगा। अपील एंड रिवीजन के लिए, क्योंकि हमें पता है कि अपील का जो प्रोविजन होता है वो क्या होता है, स्टेचुटरी प्रोविजन होता है, इनहेरेंट राइट नहीं होता। तो यहाँ पे अपील के लिए बोल रहा है कि द हाई कोर्ट में एक्सरसाइज सो फॉर एज द
may be applicable all the power of appeal and revision conferred in CRPC and on High Court as a court of special judge or a court of session judge। तो जैसे सेशन जज से आप हाई कोर्ट के पास अपील में जाते हैं, ऐसे यहाँ पे भी स्पेशल जज से आप हाई कोर्ट के पास अपील या रिवीजन के अंदर जाओगे, तो यहाँ पे आपको स्टैट्यूटरी पावर दे रखी है कि आप अपील में जा सकते हो। एक्ट टू बी इन एडिशन टू एनी अदर लॉ, अमेंडमेंट ऑफ ऑर्डिनेंस 38 ऑफ 1944, ये कुछ कुछ अमेंडमेंट है, ये इतने कोई खास इंपॉर्टेंट है नहीं। पावर टू मेक रूल्स, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दे रखी है, स्टेट गवर्नमेंट को पावर दे रखी है, ये सब बता रहा है। 30 सेक्शन रिपील्स एंड सेविंग है, 31 है, ये तो हटा ही दिया है। तो ये आपका जो एक्ट है इसके अंदर इतनी चीज़ें आपको समझ आनी चाहिए। मेनली चैप्टर 3 जो है वो आपका अच्छे से माइंड में बैठना चाहिए, और जो बाकी थोड़ी थोड़ी बातें हमने की हैं वो आपके माइंड में होनी चाहिए। तो आपका जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है वो आपको कंप्लीट माना जाएगा, ठीक है। जो सेक्शन 7 से आगे के ऑफेंसेस बता देंगे 16 तक, इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा, इसमें से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये एक्ट समझ आया हो कि ये प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है क्या, किस लिए इसको लेके आया गया और किस तरीके से हेल्प करता है करप्शन को हटाने के अंदर। तो जो भी इसको एक्ट को समझना चाहते हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके अलावा हम यूपी एपीओ की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए भी आप चैनल को देखते रहिएगा, और हम पूरी प्रिपरेशन उसकी करेंगे 21 अगस्त तक, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो आपको पता है कि आपको क्या करना है। चलिए इस वीडियो को हम खत्म करते हैं।